बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएसटी की जो पोस्ट हैं वो खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंस की हैं। ये पोस्ट एसएसटी जनरल, एसएसटी मैथ्स फिजिक्स, एसएसटी बायोकेमिस्ट्री और एसएसटी आईटी के लिए अनाउंस की गई हैं। ये बीपीएस 16 की पोस्ट है। इससे पहले ये टेस्ट ईटा कंडक्ट कराता रहा है, इस बार पब्लिक सर्विस कमीशन ये टेस्ट कंडक्ट कराएगा। इसमें जो एसएसटी बायोकेमिस्ट्री का सिलेबस है, अगर उसको देखें तो उसमें जो मेजर पोर्शन है बायो और केमिस्ट्री का है और वो 60% है। पेडागोजी 5% है, इंग्लिश 15% है और उर्दू 10 और जनरल नॉलेज भी 10% है। ठीक है, तो आपको हमारा ये जो सेशन है इसमें एसएसटी बायोकेमिस्ट्री के इस सारे सिलेबस की प्रिपरेशन कराई जाएगी। और अगर आप हमारे सेशन में रजिस्टर होना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा मेजर पोर्शन है केमिस्ट्री और बायो का, उसमें जो हमारा फर्स्ट है केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, उसके सिलेबस को अगर हम डिस्कस करें तो एफएससी लेवल तक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के, उनमें ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। और इन सारे टॉपिक्स को हमारे सेशन में क्लियर किया जाएगा। इन पे आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास एमसीक्यूज़ होंगे जिसमें हम लोग आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद हर चैप्टर के एंड पे एक मॉक टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। और मैटर, आपको पता है कि ये हमारा जो टॉपिक है मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन है 8, 9, 10, 8, 9 की बुक में भी है और फिर हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक में भी इसका थोड़ा सा पोर्शन होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टॉपिक है और हर टॉपिक जो इस सेशन में आपको कराया जाएगा वो ना सिर्फ 8 से लेके एफएससी लेवल तक लिया गया है, बल्कि के और फेडरल दोनों की टेक्स्ट बुक्स को मिला के एक कंबाइंड फॉर्म में हर टॉपिक और हर जो हमारे पास चैप्टर है उसको तैयार किया गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं मैटर क्या होता है। मैटर हमारे पास 8 क्लास में भी इसकी डेफिनेशन, 8 क्लास की बुक में भी इसकी डेफिनेशन है। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ नोन एज मैटर। हर वो चीज़ जिसका मतलब वज़न और कोई ना कोई जगह घेरे वो मैटर होता है। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैटर हैं। इसके बाद अगर हम क्लासिफिकेशन की तरफ आ जाएं तो दो तरह से मैटर्स को क्लासिफाई किया जाता है। मैटर को एक होती है फिज़िकल क्लासिफिकेशन है, एक होती है केमिकल क्लासिफिकेशन। पहले हम फिज़िकल क्लासिफिकेशन में देखते हैं। फ़िज़िकल क्लासिफिकेशन हमारे पास किस बेस पे की गई है कि फ़िज़िकली चीज़ों के अंदर कौन सी चेंजेस आ रही होती हैं। फ़िज़िकल चेंजेस का क्या मतलब है कि वो हम अपनी कोई भी चीज़ फ़िज़िकली चेंज इस तरह से शो करेगी कि वो उसकी जो शेप है उसमें भी चेंजेस आ सकती हैं, अल्टर कर सकता है, शेप को चेंज कर सकता है, वॉल्यूम को चेंज कर सकता है, डेंसिटी को चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी जो केमिकल आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास फिज़िकल क्लासिफिकेशन में 3 तरह से क्लासिफिकेशन आ जाती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ फेस चेंज होता है और यहाँ पे केमिकल्स जो होते हैं, जो सब्सटेंस होता है वो अपनी केमिकल आइडेंटिटी को बरकरार रखता है। इसकी एग्जांपल अगर हम लें तो वाटर को अगर देखा जाए तो वाटर की सॉलिड फॉर्म क्या होती है, आइस होती है। लिक्विड फॉर्म क्या होती है, लिक्विड वाटर होता है। और गैशियस फॉर्म क्या होती है, स्टीम की फॉर्म में होता है। तीनों जो हमारे पास फेजेस हैं उनमें जो पानी है वो पानी ही रहेगा, मतलब H2O उसका जो फार्मूला है वो सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन उसकी जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, जैसे उसकी शेप चेंज होगी, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चेंज हो गया, उसका वॉल्यूम चेंज हो गया, उसकी डेंसिटी चेंज हो गई, तो उसकी बेस पे यहाँ पे इनको क्लासिफाई किया जाता है। दूसरी क्लासिफिकेशन आ जाती है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास जो मेन क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप की होती है, प्योर सब्सटेंस और दूसरी हमारे पास आ जाती है मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस क्या होती है, मैटर विद अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कोई भी ऐसा मैटर जिसकी कोई फिक्स प्रॉपर्टीज़ हो और उसके फिक्स कंपोजिशन हो और साथ ही साथ क्या हो, करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हों। ठीक है, कंपोजिशन भी यहाँ पे फिक्स रहेगी और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ भी सेम रहेंगी, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं करेगा। मिक्सचर में क्या होता है, मिक्सचर की हमारे पास दो क्लासिफिकेशन है, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें कंपोजिशन हमारी जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम रहती है, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होता है जिसमें
कंपोजिशन सेम नहीं रहती, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती। होमोजेनियस मिक्सचर की एग्जांपल में हमारे पास साल्ट और वाटर का सोल्यूशन या शुगर और वाटर का सोल्यूशन आ जाता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमारे पास जो एग्जांपल है वो सैलेड की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि सैलेड में अगर हम लोग देखें तो जो कंपोजिशन है वो हर एक इंग्रेडिएंट की सेम नहीं होती, बल्कि वो चेंज होती रहती है, ठीक है। होमोजेनियस मिक्सचर में देखें तो वाटर, अगर हम लोग शुगर को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो उसका जो थ्रू आउट द ग्लास या थ्रू आउट जो जिस भी कंटेनर में हम उसको बना रहे हैं, थ्रू आउट द कंटेनर उसकी जो कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। और इसी तरह से अगर हम प्योर सब्सटेंस को देखें तो प्योर सब्सटेंस हमारे पास, प्योर सब्सटेंस की क्लासिफिकेशन में दो तरह की क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं, एक है एलिमेंट और दूसरा हमारे पास है कंपाउंड। एलिमेंट क्या होता है? द सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस मेड ऑफ एनी वन टाइप ऑफ एटम दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय केमिकल मीन। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास सिंपलेस्ट प्योर सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ठीक है, केमिकल मीन से या कोई भी किसी ऑर्डिनरी मीन से, किसी भी जो हमारे पास मेथड्स होते हैं उनसे हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते। जबकि कंपाउंड में हमारे पास, कंपाउंड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि सब्सटेंस फॉर्म व्हेन टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशो। जो हमारे पास कंपाउंड है उसमें जो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे, केमिकली कंबाइन होंगे। कंपाउंड और मिक्सचर में भी यही डिफरेंस है कि कंपाउंड में हमेशा जो चीज़ें होंगी, सब्सटेंस होंगे वो केमिकली कंबाइन होंगे, जबकि मिक्सचर में जो होंगे कंपाउंड सब्सटेंस वो फिज़िकली कंबाइन होंगे, ठीक है। तो कंपाउंड जो है उसमें फ़िक्स्ड रेशो होती है, जबकि मिक्सचर में फ़िक्स्ड रेशो नहीं होती। अगर हम लोगों ने शुगर और वाटर का सोल्यूशन मिक्सचर बनाना है तो हम अपनी मर्ज़ी से उसमें 2 स्पून शुगर भी डाल सकते हैं, 3 स्पून भी डाल सकते हैं, जिसको जितना शुगर पसंद हो वो उतना डाल सकता है। लेकिन कंपाउंड में ऐसा नहीं होता। कंपाउंड में की एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि हमारे पास H2O एक कंपाउंड है वाटर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के जो हैं वो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल के वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है। तो वहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि इनकी जो कंपोजिशन है वो फिक्स रहेगी। लेट्स सपोज अगर हम चेंज करते हैं कंपोजिशन, H2 है और हम कहते हैं कि हम ऑक्सीजन भी 2 ही डाल देते हैं, तो ऑक्सीजन 2 डालने से क्या होगा कि वो हमारे पास पूरा का पूरा कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, वो हमारे पास कंपाउंड ही चेंज हो जाएगा। तो कंपाउंड और मिक्सचर में बेसिक जो हमारे पास डिफरेंस है वो यही आता है कि कंपाउंड में फिक्स रेशो होती है, जबकि मिक्सचर में फिक्स रेशो नहीं होती। कंपाउंड में केमिकली चीज़ें बॉन्ड होती हैं, जबकि मिक्सचर में फिज़िकली चीज़ें कंबाइन होती हैं। एलिमेंट हमारे पास प्योर सब्सटेंस होता है, इसको हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। और एलिमेंट हमारे पास 118 एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर प्रेजेंट हैं। ये जो 118 एलिमेंट्स हैं इनको इनकी प्रॉपर्टीज़ की बेस पे डिफरेंट इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, जिसमें पहली क्लासिफिकेशन आती है मेटल्स, फिर नॉन मेटल्स और मेटालाइट्स। मेटल्स हमारे पास, मेटल्स क्या होते हैं कि जिनकी हमारे पास गुड कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, और ये मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो नॉन मेटल से डिफरेंट होती हैं। जबकि नॉन मेटल की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो हमारे पास कंडक्टर्स नहीं होते, गुड कंडक्टर्स नहीं होते, और ये हमारे पास इनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से डिफरेंट होती हैं। मेटालाइट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह की प्रॉपर्टीज़ वो एग्जिबिट करते हैं। हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट्स हैं, जिनमें से हमारे पास 7 मेटालाइट्स हैं, 18 नॉन मेटल्स हैं, और बाकी जो 93 हैं वो हमारे पास क्या हैं, मेटल्स हैं, ठीक है। अब कंपाउंड की क्लासिफिकेशन देखें तो इनऑर्गेनिक और हमारे पास क्या कंपाउंड की क्लासिफिकेशन क्या होती है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जो हमारे पास सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं, जिनमें हमारे पास साल्ट्स आ जाते हैं डिफरेंट टाइप्स के, और डिफरेंट जो सिंपलर सब्सटेंस सिंपलर कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। इसमें साल्ट्स होते हैं, एसिड्स होते हैं, ठीक है। इनमें जो हमारे पास कार्बन होता है वो एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होता। जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनमें हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन एज अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं, या फिर इनके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं, ठीक है।
तो अगर हम इसी टॉपिक से रिलेटेड हम पास्ट पेपर के एमसीक्यूज देखें तो इसमें पहला एमसीक्यू क्या है कि डिकेइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ। डिकेइंग जो हमारे पास प्रोसेस है उसमें क्या होता है कि जो हमारे कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैं उनको ब्रेक डाउन होते हैं सिंपलर सब्सटेंस के अंदर। तो जैसे मैंने आपको फिजिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन में बताया था कि फिजिकल चेंज तब आता है जब हमारे पास कोई नई चीज़ नहीं बनती। उसी चीज़ वो जो हमारे पास केमिकल होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो सेम रहती हैं, केमिकल आइडेंटिटी सेम रहती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या डिकेइंग के बाद हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो सब इसके पार्टिकल्स कंपोनेंट्स हैं, वो अपनी ओरिजिनलिटी को बरकरार रख सकते हैं? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस वजह से जो डिकेइंग है, डिकेइंग में हमारे पास कम्प्लेक्स सब्सटेंस टूटते हैं और टोटली न्यू सब्सटेंस बनते एलिमेंट्स कंपाउंड्स बनते हैं जो कि सिंपलर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारे पास डिकेइंग किसकी एग्जांपल है? केमिकल चेंज की एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई मेटालाइट अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मेटालाइट को आइडेंटिफाई करें, इन जो एलिमेंट्स गिवन है इनमें से मेटालाइट को आइडेंटिफाई करें। तो अब 118 एलिमेंट्स हैं, तो उन सब को याद रखना कि कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटालाइट है, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक हिंट है कि आप ऐसा करें, सिर्फ मेटालाइट्स हमारे पास, मैंने आपको जैसे बता दिया कि मेटालाइट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने हैं? सिर्फ और सिर्फ 7 है। तो ये मेटालाइट कौन से हैं, आप इनको याद कर लें तो इजीली आप इस तरह का एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ 7 ही है तो ये आसानी से याद हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आगे भी इसी तरह से आपके लिए टॉपिक्स को डिज़ाइन किया गया है और हर टॉपिक के साथ पास्ट पेपर का जो क्वेश्चन है उसको लिखा गया है, ठीक है। तो इसकी कंप्लीट आपको एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियोस मिलेंगी हमारे सेशन के अंदर, और साथ में मैं आपको ये अपने प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दिखा देती हूँ। इस तरह के प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ भी हर टॉपिक के एंड में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन के कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ मैंने उठाए हैं यहाँ पे। तो मैंने जो करेक्ट ऑप्शन था वो डायरेक्टली टिक कर दिया, लेकिन आपको जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ मिलेंगे उसमें आपको जो करेक्ट की होगी वो लास्ट में दी जाएगी, ठीक है। मैटर इज़, यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्या है? मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ये हमें सिंपल एमसीक्यूज़ लगते हैं, लेकिन हमारे जो टेस्ट होते हैं ईटा या फिर हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन के, तो उसमें मोस्टली हमारे पास बेसिक चीज़ों को टच किया जाता है, जबकि हम लोग बहुत एडवांस चीज़ें पढ़ के जाते हैं। तो फिर वहाँ पे हमें लगता है कि ये तो बहुत आसान चीज़ें आई हैं जो हमने छोड़ दी हैं। तो इस वजह से हमने बेसिक चीज़ों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना और बेसिक से ही एडवांस की तरफ जाना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेट ऑफ मैटर? आपको पता है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, ये सारी हमारे पास क्या हैं? स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, स्टेट ऑफ मैटर है। और इसमें कौन सी फिर हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर नहीं होगी? एनर्जी, ठीक है। विच प्रॉपर्टी इज़ कॉमन इन सॉलिड? कौन सी प्रॉपर्टी सॉलिड में कॉमन होती है, ठीक है। अब ये देखें, लिक्विड और गैस को जब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को जब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, स्टेट ऑफ मैटर एक चैप्टर है, उसमें जब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है, ठीक है। जब लिक्विड होते हैं वो कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और जो गैसेस होती हैं वो भी जो जिस कंटेनर में उनको रखा जाता है उसकी जो होता है उसकी शेप ऑक्यूपाई कर लेते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मिक्सचर? इनमें से कौन सा मिक्सचर है? अब कार्बन डाइऑक्साइड देखें, ये हमारे पास क्या है? CO2, ठीक है। ये भी दो ही चीज़ों से बना है, लेकिन ये मिक्सचर नहीं है, ये क्या है? कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड में NaCl, सोडियम और क्लोरीन आपस में मिलते हैं और उनके अंदर केमिकल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। ये भी दो चीज़ें हैं, लेकिन ये हमारे पास मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर में मैंने आपको क्या बताया था कि फिजिकल कम्बिनेशन होगा दो चीज़ों का। साल्ट इन वाटर, जब साल्ट को पानी में डाला जाएगा तो साल्ट की जो इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी रिटेन रहेंगी, और जो पानी होगा उसकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी सेम रिटेन रहेंगी। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, साल्ट एंड वाटर। साल्ट को जब पानी में डाला जाता है तो वो फिजिकल कम्बिनेशन होता है, इस वजह से वो क्या है? मिक्सचर है। तो सिर्फ वाटर हमारे पास क्या है? मिक्सचर नहीं हो सकता, ठीक है। एयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एयर को देखें, एयर में हमारे पास डिफरेंट गैसेस का कम्बिनेशन है ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट गैसेस होती हैं हमारे पास, हेलोजेंस होते हैं, ठीक है। तो उनका हमारे पास मिक्सचर है, लेकिन वो जो गैसेस हैं वो केमिकली कंबाइन नहीं होती, उनके दरमियान में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। हर एक गैस की अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है और वो इंडिविजुअल प्रॉपर्टी वो रिटेन रखती है। तो फिर ये हमारे पास किसकी एग्जाम्पल आ जाएगी? एलिमेंट की भी नहीं हो सकती, क्योंकि एयर को हम लोग मज़ीद छोटे छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कंपाउंड में नहीं हो सकता, क्योंकि
इसमें हमारे पास क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, केमिकल बॉन्ड नहीं बना। मिक्सचर की एग्जांपल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वो फिजिकली एक दूसरे के साथ प्रेजेंट हैं, लेकिन हर एक गैस ने अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी को। अब हम मूव करते हैं अपने जो मेजर पोर्शन है एसएसटी बायोकेमिस्ट्री को, उसके सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि बायो का पार्ट है। तो बायो में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इंटरमीडिएट लेवल तक, वो ये सारे टॉपिक्स हैं, और हम अपने जो सेशन है उसमें इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास इस बायो का फर्स्ट चैप्टर का जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो क्या है कि व्हाट इज़ बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी क्या होती है? बायोलॉजी हमारे पास ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है कि ये कौन से वर्ड से डिराइव की गई है। तो ये ग्रीक वर्ड से डिराइव की गई है, जिसमें हमारे पास बायोस का क्या मतलब है लाइफ, एंड लॉगस का क्या मतलब है स्टडी। तो यहाँ से आप इन दोनों को कंबाइन करके बायो की डेफिनेशन, बायोलॉजी की डेफिनेशन कर सकते हैं कि स्टडी ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। सिंपलेस्ट अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो यही होती है कि स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर डेफिनेशन देखें तो क्या है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक जो स्टडी होती है उसको बायोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। अब बायोलॉजी में हम डील किससे करते हैं? स्ट्रक्चर से डील करते हैं। हमारी बॉडी इंटरनल जो पार्ट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर किस तरह से है, ठीक है, वो फंक्शन किस तरह से करते हैं। ह्यूमन की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ किस तरह से होती है, उनका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, उन्होंने इवोल्यूशन, उनके अंदर इवोल्यूशन किस तरह से आती है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ, लाइफ हमारी जो वर्ल्ड है उसमें लाइफ किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। मेन ब्रांचेस जो हैं बायोलॉजी की वो हमारे पास हैं बॉटनी, जोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी में हम लोग प्लांट्स की स्टडी करते हैं, जोलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है, और माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी की जाती है। कुछ मेजर ब्रांचेस हैं बायो की। सबसे पहली जो ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। जो मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि जब हम लोग एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल जो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर होता है या एक्सटर्नल कोई पार्ट्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं, तो वो हमारे पास इसमें आ जाती है, मॉर्फोलॉजी में आ जाती है। एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिजम्स की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया जाता है तो उसको वो हमारे पास कौन सी ब्रांच में आता है? एनाटॉमी में आ जाता है। हिस्टोलॉजी हमारे पास जो है माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। टिश्यूज़ को जब हम लोग स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसको हम लोग कौन सी ब्रांच में स्टडी करते हैं? हिस्टोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम लोग बॉडी पार्ट्स हमारे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, इसको हम लोग फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंट फ्रॉम फर्टिलाइज एग टू अडल्ट। तो हमारा जो हमारे पास फर्टिलाइज एग होता है उससे जो एम्ब्रियो बनता है वो एक अडल्ट में किस तरह से कन्वर्ट होता है, ये पूरा प्रोसेस किस तरह से हो रहा होता है, ये सारा हम लोग एम्ब्रियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। टेक्सोनॉमी क्या होता है कि क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं और ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट तरह से नाम दिए जाते हैं, तो उनको हम लोग टेक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं। पैलेंटोलॉजी में क्या होता है? स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसका जो डेड रिमेन होता है वो फॉसिल होता है, फॉसिल्स कहलाते हैं। तो उन फॉसिल्स की जो स्टडी हम करते हैं कि वो फॉसिल्स के बाद कौन से कंपाउंड रिलीज़ हुए, ठीक है। तो वो जब हमारे पास वो फॉसिल्स डिकम्पोज हो गए तो वो कौन सी नई चीज़ में कन्वर्ट हुआ, नए सब्सटेंस में कन्वर्ट हुआ, तो ये सारी स्टडी जब हम करते हैं तो वो पैलेंटोलॉजी में करते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यून सिस्टम, आपको पता है कि हमारा जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है उसको इम्यून सिस्टम कहते हैं। जब भी कोई भी बीमारी हमारी बॉडी पे अटैक करती है तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम एकदम से एक्टिवेट हो जाता है। ये डिफेंस सिस्टम किस तरह से एक्टिवेट होता है, किस तरह से काम करता है, ये सारा हम लोग या हमारी बॉडी में या किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में किस तरह से ये इम्यून सिस्टम काम करता है, इसको हम लोग इम्यूनोलॉजी में स्टडी करते हैं। जेनेटिक्स में हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी क्या होता है कि जो हमारे पास हेरिडिटी मटेरियल जो हमारे पास पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है, जिसकी वजह से हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डिफरेंट वेरिएशंस आ रही होती हैं, वो सारी हम लोग जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इंडस्ट्रियल या मेडिकल यूज़ ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है कि जो हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, उनको मेडिसिनली किस तरह से यूज़ किया जाएगा और उनको इंडस्ट्रीज़ में किस तरह से यूज़ किया जाएगा,
ये सारा हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे यीस्ट को जो हमारे पास डिफरेंट बैक्टीरियाज होते हैं उनको यूज़ किया जाता है यीस्ट की फॉर्मेशन में, यहाँ फिर योगर्ट की फॉर्मेशन में, ये सारे हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोसेस होते हैं। इसी तरह से डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मेडिसिनल यूज़ के लिए भी मेडिसिन बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो इसको हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी क्या होती है? रिलेशनशिप विद एनवायरनमेंट। अब हम लोग एक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हमारा एनवायरनमेंट में भी इफ़ेक्ट होगा और एनवायरनमेंट का भी हम पे इफ़ेक्ट होगा। तो हमारा या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन बनता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं इकोलॉजी में, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी, स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी भी होस्ट की बॉडी के इनसाइड रहते हैं, ठीक है। उसी की बॉडी से वो खुराक भी उसी की बॉडी से लेते हैं और उसको हार्म भी करते हैं, ठीक है। तो इन सारी ये हम पैरासाइट्स किस तरह से रहते हैं, होस्ट गेस्ट का क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पैरासाइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। सोशियोबायोलॉजी, सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। कोई भी ऑर्गेनिज्म सोशली किस तरह से बिहेव करता है उसको हम लोग सोशियोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। फार्माकोलॉजी में हम लोग ड्रग्स को स्टडी करते हैं और उनका इफ़ेक्ट क्या होगा, हमारे पास नई ड्रग्स किस तरह से बनेंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग फार्माकोलॉजी में स्टडी करते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, ये हमारे पास लेटेस्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं? कंप्यूटर एडेड ड्रग्स को देखते हैं। कोई ड्रग अगर हमने बनानी है तो उसको पहले लैब में टेस्ट करने के बजाय उसको हम लोग इन विट्रो स्टडी करते हैं। उसको हम लोग कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करके उसको स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये जो ड्रग हम बना रहे हैं, ये जो कंपाउंड हम बना रहे हैं, वो हमारे लिए यूज़फुल होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब हम बायो के अगर रिलेशनशिप देखें दूसरी साइंसेस के साथ, तो सबसे पहले आ जाता है फ़िज़िक्स के साथ बायो का क्या रिलेशन है। तो फ़िज़िक्स में हम लोग फ़िज़िक्स में देखें हम लोग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। जैसे एक्सरे, हम लोग एक्सरे किस तरह से काम करेगा, वो किस तरह से एक्सरे मशीन किस तरह से बनेगी, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, जो लॉज हैं, वो गवर्न करता है फ़िज़िक्स। लेकिन इसको जो एक्सरे मशीन है वो हमारी बॉडी में से एक्सरे मतलब एक्सरे हमारी बॉडी पे किस तरह से इफेक्ट करेंगी, किस तरह से इमेज फॉर्मेशन होगी, वो सारी चीज़ें हम लोग बायो में स्टडी करते हैं और उस इमेज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये हमारे पास मेडिकल इमेजिंग, सीटी स्कैन आ जाता है, हमारे पास डिफरेंट तरह की और टेक्निक्स हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं। और ये जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, इनके लिए जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं वो फ़िज़िक्स के जो लॉज और प्रिंसिपल्स हैं उनको देख के बनाई जाती हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास प्रोसेस हो रहे होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस है, उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसमें कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, कौन से कंपाउंड टूटेंगे, वो सारी स्टडी हम लोग बायोकेमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स, बायोस्टैटिक्स या बायोमेट्री, ठीक है। इसमें हम लोग इंसानों से रिलेटेड, ठीक है, ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो हमारे पास डेटा आता है उसको एनालाइज करते हैं, ठीक है। और उसके एनालाइज करने के बाद उसकी बेसिस पे हम लोग कोई रिज़ल्ट इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है। बायो जियोग्राफी, बायो आपको पता है लाइफ, जियो मीन अर्थ और ग्राफी मीन मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, ऑर्गेनिजम्स की अर्थ के अंदर स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुई है, ये हम लोग बायो जियोग्राफी में पढ़ते हैं। बायो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो हम लोग बायोलॉजिकल प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं वो हमारे लिए उन पे कॉस्ट कितनी आएगी, उनका बेनिफिट कितना होगा, वो हमारे लिए इकोनॉमिकली कितने बेनिफिशियल हैं या फिर उनसे हमें कोई नुकसान हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बायो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों के पास इसी चैप्टर से रिलेटेड, बल्कि इसी टॉपिक से रिलेटेड पास्ट पेपर में एक MCQ आया था, हाउ मैनी पीपल गेट लंग कैंसर बाय स्मोकिंग, दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर वाया। ये हमारे पास देखें अब कितने लोगों को लंग कैंसर होता है स्मोकिंग के ज़रिए, ठीक है। लंग कैंसर के और भी डिफरेंट काजेज़ हो सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग एक मेजर काज है लंग कैंसर का। तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा किया जाएगा डिफरेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 जो लंग्स पेशेंट हैं उनको लिया जाएगा, उसमें से देखा जाएगा कि कितने % लोगों को लंग कैंसर स्मोकिंग के थ्रू आई है, वहाँ उनमें से कितने स्मोकर्स थे, कितने नॉन स्मोकर्स थे, ये सारा डाटा एनालाइज किया जाएगा। मैथमेटिकल इसमें प्रिंसिपल्स और लॉज यूज़ किए जाएंगे। तो इस वजह से ये जो हमारे पास डाटा है ये कौन से उसमें आएगा, ब्रांच में आएगा,
बायोमेट्री में आएगा, ठीक है, क्योंकि बायो जियोग्राफी, बायोफिज़िक्स और बायो इकोनॉमिक्स इस चीज़ को डील नहीं करती, ठीक है। तो इसी चैप्टर से हमारे पास एक और एमसीक्यू है जो कि पास्ट पेपर में आ चुका है, वो है द बुक अश-शाह रिटन बाय अबू मलिक असमई वाज इज़ अबाउट हॉर्सेस, कैमल्स, शीप एंड वाइल्ड एनिमल। तो यह इसी चैप्टर में आगे जाके जब हम लोग इसका पूरा चैप्टर जब आपको स्टडी कराया जाएगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि जो अबू मलिक असमई था उसने हॉर्सेस के बारे में भी किताब लिखी थी और शीप्स के बारे में भी किताब लिखी थी। तो उसकी जो हमारे पास शीप के बारे में जिस किताब में जिक्र था, उस किताब का नाम क्या था? अश-शाह, ठीक है। तो अश-शाह जो बुक थी वो किसके बारे में थी? शीप्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा? शीप आएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आपको जो हमारे पास पास्ट पेपर में एमसीक्यूज़ आए हैं उनको सामने रखते हुए आपको टॉपिक पूरा क्लियर कराया जाएगा। उन एमसीक्यूज़ को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं और उन एमसीक्यूज़ की तरह उन एमसीक्यूज़ के जैसे ही मज़ीद कैसे कौन से एमसीक्यूज़ हमारे चैप्टर से बन सकते हैं, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट लिया जाएगा। आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दिए जाएंगे हर चैप्टर के एंड पे। तो ये हमारा बायोकेमिस्ट्री का सेशन होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।